जमरूश को बड़ी हवेली में 2 महीने हो गए थे। शुरू के चंद हादसात के बाद महाबीर को मानो उसकी आदत से हो गई थी। उसे अब जमरूश की मौजूदगी अच्छी लगती थी, ना कि बुरी। जमरूश के दिल से भी महाबीर का खौफ कम होने लगा था। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। यही उनके रिश्ते की पहली शुरुआत थी। उस रोज वो मुलाजमा को कुछ काम का बोलकर मुड़ी थी कि मुनज़्ज़ा तपे हुए अंदाज में उसके रूबरू आई। खुद को हवेली की मालकिन समझने लगी हो। मुलाजमा को काम सिर्फ अम्मा बेगम बताती हैं, तुम अपने काम खुद करो। मुनज़्ज़ा सीने पर हाथ बांधे अदाएं दिखाने लगी। ऐसे लड़कियों के मुंह नहीं लगते भाभी, उनको थोड़ी सी छूट मिल जाए तो हवा में उड़ने लगती हैं। आज तक मुलाजमीन को इतने हुक्म हमने नहीं दिए जितना ये दे रही है। हमना ने अपनी जानिब से इजाफा किया था। समरूश मुस्कुराते हुए आगे आई। उम्र में छोटी सही मगर रिश्ते में बड़ी हूँ। महाबीर आप दोनों के जेठ हैं और उस नाते में आपकी जेठानी हुई, इसलिए तमीज़ के दायरे में रहकर बात कीजिए। और रही बात मुलाजमीन को हुक्म देने की, तो अम्मा बेगम ने खुद मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जमरूश आईब्रो उठाए जुताते हुए गोया हुई। मुनज़्ज़ा और हमना के चेहरे के असलात मुतगय्यर होने लगे। उसे असना अम्मा बेगम चाबियों का गुच्छा लिए उसके पास आई। जमरूश, ये लो चाबियां, अब उन्हें संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। मैं मुकम्मल आराम करना चाहती हूँ घर गृहस्थी से। अम्मा बेगम ने हाथ उठाए सुकून का सांस लिया। आप भी फिक्र है अम्मा बेगम, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम तीनों बहुएं इस हवेली को संभालेंगी। जमरोश ने चाबियां लेते हुए मुस्तहकम अंदाज में मुस्कुराकर जवाब दिया। मुनज़्ज़र हमना पर मानो गरम सीसा डाल दिया हो। उनकी हवाइयां उड़की आंखों में सख्ती दर आई। गर्म सांसें पूरे लाउंज में गूंजने लगी। और तुम दोनों, मैंने जिम्मेदारियां जमरूश के हवाले कर दी हैं। अब वो जो कहे मेरा हुक्म समझकर मान लेना। अम्मा बेगम ने मुनज़्ज़ा और हमना की जानिब रुख करके हिदायत दी और जमरूश के गाल पर प्यार से हाथ रखकर आगे बढ़ गई। मुनज़्ज़ा और हमना ने एक दूसरे की जानिब देखकर हों करते अपने कमरे में चली गई। जमरूश सर झटक कर बाहर लॉन में निकल आई। उस दिन के बाद जमरूश ने इस सिरे से महाबीर को समझने की कोशिश करी थी। अम्मा बेगम जिस अच्छाई को बाहर लाने में नाकाम रही थी, उसे उस तक पहुंचने का रास्ता मिल गया था। दूसरी तरफ महाबीर भी जमरूश में दिलचस्पी लेने लगा था। किसी अनजान एहसास के तहत उसे वो अच्छी लगने लगी थी। इस वक्त वो घोड़ों के पास खड़ा उनके साथ खेल में मसरूफ था। जब जमरूश पर नजर पड़ी, महाबीर को शरारत सूझी। आंखें गोल गोल घुमाते लब दांतों में दबाए वो मुतबस्सम हुआ और दोनों घोड़ों का लगाम छोड़कर जमरूश की सिमत भागने का इशारा किया। घोड़े उसके हुक्म पर उसकी जानिब दौड़ पड़े। जमरूश ने घोड़ों को बेख्तियार अपनी जानिब दौड़ते देखा तो हड़बड़ा गई। घबराहट के मारे अपनी जगह जामिद खड़ी वो फटी नजरों से घोड़ों को करीब आते देख रही थी। उसकी धड़कन इतनी बढ़ गई कि अपनी जगह से हिला भी नहीं किया। महाबीर पूरी तेज रफ्तारी से उन दोनों घोड़ों के माबैन भागता हुआ आया और जमरूश के सामने हाथ फैलाए खड़ा हो गया। दोनों घोड़े एकदम आगे की टांगे उठाकर रुके। जमरूश की मानो सांस गले में अटक गई थी। महाबीर को अपने तहफ्फुज़ में खड़े पाकर चहक उठी। वाह, बहुत अच्छे। वो तालियां बजाकर उसे सराहने लगी। उसकी खिली खिली हंसी देखकर महाबीर को दिली खुशी महसूस हुई। वह गर्दन पर हाथ फेरते शर्माते हुए मुस्कुराया। ये पहला जज्बा था जो जमरूश के साथ से उजागर हो रहा था। उसमें खुश होने के जज्बात पैदा होने लगे थे। घोड़े मुनज़्ज़म तरीके से उन दोनों के सामने खड़े रहे। महाबीर ने झिझकते हुए जमरूश का हाथ पकड़ा और एक घोड़े पर रखकर ऊपर नीचे करते उसके हाथ से घोड़े को सहलाने लगा। जमरूश की धड़कन तेज हो गई थी, मगर महाबीर के हाथ में से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। जब उसे महसूस हुआ कि घोड़ा रद्द अमल नहीं दे रहा, तो नॉर्मल होकर खुद हाथ को हरकत देने लगी। महाबीर ने उसके हाथ में हरकत देकर अपना हाथ हटाया और खुद दूसरे घोड़े की सिमत आ गया। चंद मिनट घोड़े की गर्दन पर हाथ फेर कर उस पर सवार हो गया और लगाम खींच कर चलने का इशारा किया। वो आहिस्ता कदमों से अपने अस्तबल की जानिब चल पड़ा। उसे देखते दूसरे घोड़े ने भी हरकत की तो जमरूश पीछे होगी। उसकी नजरें महाबीर पर जमी रही। वो उसके दिल में अपना मकाम बनाने में किसी हद तक कामयाब हो चुकी थी। शाम को यूशा और केहान घर लौटे, तभी मुनज़्ज़ा और हमना का मुंह बना हुआ था। वजह पूछने पर दोनों ने बारी बारी बढ़ा चढ़ाकर वजाहत दी। आज चाबियां दी हैं, कल को जायदाद के कागजात भी दे देंगी और आप दोनों बस मुंह तकते रह जाओगे। मुनज़्ज़ा ने हफ्के से हूं किया। कुछ न करना, बैठे रहना हाथ पर हाथ रखकर। आगा साहब सारी जायदाद उस पागल के नाम कर देंगे, फिर क्या करोगे? हमना रो देने को होगी और अब तो ऊपर से वो नागिन भी आ गई है। सब उसी के पीछे पीछे चल रहे। मुनज़्ज़ा ने इजाफा किया। हाँ, आगा साहब तो उसके इशारे के गुलाम हो गए। हमना ने मुंह बसोरा। बस करो तुम दोनों। यूशा का जबर टूट गया। महाबीर बड़ा भाई है हमारा,
क्या चाहती हो, जान से मारती हूँ उसे? केहान भी तैश में आ गया। तो मुनज़्ज़ा को हैरानी ना हुई। जायदाद के लिए तो लोग बाप दादा को मार देते हैं, महाबीर तो फिर भी भाई है। मुनज़्ज़ा को मानो फर्क ही ना पड़ा हो, वो भी जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं। उस हवेली में हर चीज महाबीर की पसंद की आती है, फिर चाहे वो कोई जानवर हो, गाड़ियां हो, बाइक्स हो या कोई इंटीरियर का सामान। आप दोनों की क्या हैसियत है? हम ना बाकायदा खड़ी होगी ऐसा नहीं है। आगा साहब के लिए हम तीनों भाई एक जैसे हैं। यूशा ने दिफा करना चाहा, पर लाडला तो वो पागल है। हमें अभी से अपने लिए स्टेप उठाना होगा यूशा, वरना हमारे बच्चों तक कुछ नहीं बचेगा। मुनज़्ज़ा की आवाज़ तेज हो गई थी। यूशा और केहान एक दूसरे को देखा था। केहान मुंह बनाए कमरे से ही निकल गया। मुनज़्ज़ा ने फिर जुबान खोलनी चाहिए, मगर यूशा ने उंगली उठाकर गजबनाक तासुरात बनाए घूरा। तब वो मुंह बसोरते हुए नाराजगी जाहिर करते रुख फेर गई। हमना उन दोनों को तन्हा छोड़कर केहान के पीछे निकल गई थी। जमरूश को अब महाबीर के बेडरूम में दाखिला मिल चुका था। वो उसके बेडरूम में सोफे पर सो जाया करती। महाबीर के साथ सोने से वह खुद भी कदरे झिझक रही थी। उस रात वो खुले पजामे और कुर्ते में मलबूस बालों को ऊपर बांधे कमरे में आई। महाबीर ने दरवाजे की आहट पर आंखें बंद करके बाजू रख दिया। दरअसल वो सोने की अदाकारी कर रहा था, जबकि वो जाग रहा था। जमरूश अपना कंफर्टर लिए सोफे पर जाकर लेट गई। महाबीर दिलो ना दिल कंखियों से उसे देख रहा था। जब समरूश को आंखें मौंधे कुछ वक्त गुजरा तो वह बगैर आवाज के उठा और उसके सराहने खड़े होते शहादत की उंगली से उसका बाजू थपथपाया। समरूश नीम गनोदगी की हालत में बाजू पर कुछ महसूस करते चौंक कर उठ बैठी। बेड पर सो जाएं? महाबीर पलकी झपकाते हुए खनकारा। पक्का? जमरूश ने आईब्रो उठाकर पूछा। महाबीर ने पूरा सर ऊपर नीचे करके इस बात में हिलाया। मारेंगे तो नहीं? दूसरा सवाल करते जमरूश सोफे पर से खड़ी हो गई थी। उसी अंदाज उसी अंदाज में सर को दाएं से बाएं नफी में जंबिश दिया। ठीक है, मगर पहले दोस्ती करनी होगी। जमरूश ने पुरजोश होते अपना हाथ आगे किया। दोस्त शोहर नहीं होता। अच्छी लड़कियां मर्दों से दोस्ती नहीं करती। नादानी में भी महाबीर की कही बात बहुत गहरे माने रखती थी। सही कहा, मगर शोहर अच्छा दोस्त तो बन सकते हैं। जमरूश ने फिर से हाथ को झटका देकर महाबीर के सामने किया। महाबीर ने उसके हाथ को देखा और फिर थाम कर मुसाफा करने लगा। उसके लम्स पर जमरूश के दिल में कुछ होने लगा था। दोस्ती का हाथ मिलाकर महाबीर अपनी जगह की जानिब बढ़ गया और वह घूमकर दूसरी साइड पर आकर लेट गया। वाओ, कितना नरम है। बेड पर लेटते उसे लगा मानो बादलों पर लेट गई हो। कहीं ना कहीं दिल में अब भी महाबीर के गुस्से का खौफ जरूर था। महाबीर की उस जानी पुश्ती। जमरूश ने सर उठाकर उसकी सिमत झांका तो वह आंखें मौन चुका था। उसने एहसास है वो एक कदम और महाबीर के करीब हो गई थी। हर मर्ज अद्वियात और डॉक्टर के इलाज से ठीक नहीं होता। कुछ अमराज की दवा सिर्फ प्यार और अपनायत होती है। सुबह महाबीर की आंख खोली तो उसका रुख समरूश की सिमत था। चंद लम्हे साकित लेटे वो उसके मासूम चेहरे को देखता रहा। ये कौन सी कशिश थी जो उसे उसके करीब ले आई थी, जो उसे उस पर गुस्सा नहीं करने दे रही थी। करवट पर होने से उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर महाबीर के करीब हो गया। उसकी सांस महाबीर को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, मगर महाबीर जरा सा भी नहीं हिला। करवट पर होने से उसके बालों में से कुछ लटियां उसके चेहरे पर आके महाबीर के तासुरात बदल गए। जमरूश के बाल उसकी दीदे महबूब में खलल डाल रहे थे, इसलिए महाबीर ने हल्के हाथ से उसके बाल पीछे करना चाहे। जमरूश हमेशा से बेदार ख्वाब थी। चेहरे पर लम्स महसूस करती उसकी आंख खुल गई। महाबीर ने चौंक कर हाथ पीछे किया। वहीं जमरूश भी कदरे कसमसाकर खिसक गई। इतनी जल्दी उठ गए? उसने कमरे में नीम तारीकी देखकर सवाल किया। महाबीर चत लेट कर लब भींच गया। क्या करते हैं इतनी सुबह सुबह? दूसरा सवाल तजस्सुस भरा था। वर्जिश। एक लफ्ज़ी जवाब देकर महाबीर उठ गया और फ्रेश होने जाने लगा। मैं भी साथ चलूं? जमरूश दिलचस्पी से जगह पर उठ बैठी और बाल समेटने लगी। महाबीर ने आईब्रो उठाकर शाने उचकाया और वॉशरूम में चला गया। जमरूश जमाई रोकती उठी और शबे ख्वाबी के ड्रेस पर ही कंधों पर शॉल डाल ली। बहादुर खान फजर पढ़कर लॉन में निकल आया था और महाबीर की वर्जिश के आलात पर नजर दौड़ाते बरामदे की जानिब देखा तो महाबीर और जमरूश आते दिखाई दिए। जमरूश को देखकर बहादुर काका हैरान रह गए। सबसे पहले महाबीर ने कंधे पर टाइमर बांधा और हाथों की मुट्ठी बनाकर जॉगिंग करने लगा। जमरूश उसकी पैरवी करते पीछे होली, मगर एक ही राउंड में थक कर स्विमिंग पूल के पास लॉन्ग चेयर पर ढह। मुझसे और नहीं होगा, आप करो वर्जिश, मैं यहाँ बैठकर देखूंगी। उससे फूले सांस में कहा था। महाबीर जूस का घूंट पीकर फिर से दौड़ पड़ा।
उसे मानो कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसके दूसरे राउंड लगाने तक जमरूश बैठे बैठे ही सो गए थे। महावीर ने उसे देखा और देखता ही रह गया। ताज़ा ताज़ा धूप की किरणों में उसका मासूम चेहरा कई सारे एहसासात उजागर कर रहे थे। उस पर सुबह की सी कैफियत फिर से तारी हो गई थी। बहादुर खान जो उसके लिए तौलिया लिए खड़ा था, महावीर को साकर देखकर हैरान हो गया। उससे महावीर की नजरों की सिमत देखा तो हैरत में मजीद इजाफा हुआ। अरे बेटी जी तो सो गई हैं, मैं उठाकर अंदर भेज देता। उसने खुश मिजाजी से कहते कदम उठाया था, मगर महावीर ने उसके आगे अपना बाजू फैलाकर रोक लिया। महावीर ने तंदे से बहादुर खान को घूरा, जिस पर वो सहम कर सर झुकाए पीछे हो गया। सर घुमाकर दोबारा समरूश की जानिब देखते हुए महावीर की नजरों में से सख्ती बिल्कुल गायब हो गई थी। वो पहली मर्तबा मोहब्बत नामी एहसास से रोशनास हो रहा था। 1 घंटे बाद जब समरूश जागी तो महावीर तलवार से प्रैक्टिस कर रहा था। उसके मजबूत शाने, ठोस तासुरात और माहिर अंदाज में करतब करते देखकर वो मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। कुछ देर उसी जगह साकित बैठे देखती रही। महावीर वक्फे वक्फे से उसे देखता रहा था। इस दफा उसे उठा हुआ देखा तो रुक गया। बहुत जबरदस्त, मैं तो हैरान होकर देख रही थी, किसने सिखाया इतना अच्छा। जमरूश अनजान बनते रूबरू आ गई। तुम सो रही थी? महावीर नीले आसमान में देखकर बोला। जमरूश इतने अरसे में ये जान गई थी कि जब वो महसूस करता है तब कप कपाता या हकलाता नहीं है, ना ही गैर जरूरी हरकत करता है। और ये सच था कि जमरूश के साथ महावीर महसूस करता था। क्या सच में? मासूमियत से पूछते एक कदम करीब आई और महावीर के कंधे पर सर टिकाए उसकी नजरों की सिमत में आसमान की जानिब देखा। उसकी कुर्बत में महावीर की धड़कन तेज होने लगी। वह पलकी झपकाते तलवार का हैंडल मरोड़ने लगा। मैं झूठ नहीं बोलता, तेजी से कहते वो दूसरी सिमत बढ़ गया और तलवार म्यान में रखकर हवेली के अंदर चला गया। जमरूश उसे जाते देखने लगी। वो अभी तक महावीर के दिल के उस मुकाम तक नहीं पहुंची थी कि उसके छूने पर महावीर झुंझला न जाता। शाम को पहली मर्तबा अख्तर साहब हवेली आए थे। कुछ माह कबल आए होते तो गेट पर ही मसला पूछकर रुखसत कर दिए जाते, मगर अब उनका इस हवेली से एक नाता जुड़ गया था। वह हाथों में मिठाई का डब्बा लिए हैरानगी से पूरे अहाते का जायजा लेते हुए अंदर आए। जमरूश उन्हें देखते ही उनसे लिपट गई। अम्मा को क्यों नहीं लाए बाबा? जमरूश ने उन्हें सोफे पर बिठाते हुए गिला किया। अख्तर साहब नरम सोफे पर बैठते मजीद महसूस हुए थे। एक एक करके शामिर साहब, अम्मा बेगम, यूशा और केहान लाउंज में आ गए थे। अख्तर साहब की नजरें गैर इरादी तौर पर किसी और को ढूंढ रही थी, मगर उसे तलाश न पाई। महावीर दूसरी मंजिल में रेलिंग पर हाथ टिकाए ऊपर से उन्हें देख रहा था। नवाब साहब, बेटी तो रुखसत होगी, अब बेटी का घर बसाना है। अरबाज का रिश्ता कर दिया है, मगर बेटी के बगैर तकरीब अधूरी है। अरूज को कुछ दिन घर रहने की इजाजत दें। अख्तर साहब ने नरम खुई से आगाज किया। जमरूश तो अपने भाई के रिश्ते का सुनकर चहक गई थी। उसकी चहकती मुस्कान महावीर को बहुत सुकून दे रही थी। अख्तर साहब की फरमाइश पर नवाब साहब ने जमरूश की जानिब देखा था। ठीक है, मेरी तरफ से इजाजत है। बाकी के मामलात मेरी बेगम और जमरूश तय कर लेंगे। और हाँ, मेरे 2 गार्ड्स आपके घर के बाहर तैनात रहेंगे। शामिर साहब अपने अहकामात जारी करके उठ के अख्तर साहब ने सर को खम दिया और फीका मुस्कुरा दिया, जबकि जमरूश मुस्कुरा भी न सकी। उसे आगा साहब की गार्ड्स वाली पाबंदी अच्छी नहीं लगी थी। अम्मा बेगम माहौल में फैलता तनाव कम करने खनकारी। समरूश, तुम्हारी फैमिली हमारी फैमिली है, भाई की मंगनी ब्याह में कोई कमी मत छोड़ना। अम्मा बेगम ने उसका ध्यान बटाने तकरीब की बातें शुरू कर दी। यूशा और केहान तो पहले ही मिलकर चले गए थे। लाउंज में इस वक्त अम्मा बेगम, समरूश और अख्तर साहब भी थे। बिल्कुल, इकलौते भाई की शादी हम धूमधाम से कराएंगे। उससे अम्मा बेगम के जवाब में कहा, समरूश, दामाद जी कहाँ हैं? उनसे भी एक दफ़ा मिल लेता, तुम्हारे निकाह की बात उनसे ठीक से मिला ही नहीं। अरबाज की तकारीब में उन्हें ज़रूर साथ लाना। अख्तर साहब के दिल में उसकी शादीशुदा जिंदगी के मुतालिक कई अंदेशे जन्म लेने लगे थे। सास ससुर तो अच्छे थे, पर दामाद की जानिब से दिल मुतमईन न था। अम्मा बेगम और जमरूश ने एक दूसरे की जानिब देखा। अम्मा बेगम कोई मुनासिब बहाना ही ढूंढ रही थी, मगर वो उठ खड़ी हुई। ठीक है बाबा, अभी बुलाकर लाती हूँ, वह खुश मिजाजी से कहती सीढ़ियों की सिमत बढ़ गई। दूसरी तरफ महावीर अपने कमरे में जा चुका था। जमरूश अंदर आई तो वो हाथ बाहर मिलाए सर के नीचे रखे लेटा था। चले मेरे साथ, मेरे बाबा आपसे मिलना चाहते हैं। जमरूश खुश होती उसका बाजू पकड़कर उठाने लगी। मुझे नहीं मिलना। महावीर ने हदअंदाज अपना मिजाज नॉर्मल रखा। क्यों? वह बस मिलकर चले जाएंगे। जमरूश बाबा के आने की खुशी में कुछ लम्हे के लिए महावीर की दिमागी कैफियत भूल गई थी। नहीं मिलना। महावीर एकदम चिल्ला उठा और अपना बाजू खींच लिया। जमरूश सहम कर उछल पड़ी। धड़कन तेज हो गई थी और आंखों में नमी तैरने लगी। महावीर धाड़ते उस पर झपट पड़ता, इससे पहले वह कमरे से बाहर आ गई और सीने पर हाथ रखी तेज तेज सांस लेने लगी।
اسے شادی کی رات اور اگلے دن ہوئے واقعات یاد آئے تھے۔ خود کو کمپوز کرتے سیڑھیاں اتر کے نیچے آ گئی۔ بابا وہ شاور لے رہے ہیں، میں بھائی کی شادی میں لے کر آؤں گی نا، تب مل لینا۔ زمروش نے خود کو نارمل کرتے ہوئے سمجھایا۔ بابا اس کے سسرال کا لحاظ کرتے زمروش کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتے چلے گئے۔ اماں بیگم زمروش کی بھیگی پلکیں دیکھ چکی تھی۔ انہوں نے آگے آ کر اس سے سوال کرنا چاہا، مگر وہ نظریں جھکا کر پلٹ گئے اور اپنے وارڈروب والے کمرے میں بند ہوگی۔ اس رات زمروش وہیں رہی۔ کہیں نہ کہیں مہابیر کا ڈر پھر سے اجاگر ہو گیا تھا۔ وہیں مہابیر کو بیڈ کا دوسرا حصہ خالی دیکھ کر افسوس ہونے لگا، مگر وہ جذبات بیان کرنے کی قوت سے قاصر تھا۔ اس میں اب تک کھل کر اظہار کرنے کی صلاحیت نہیں آئی تھی، اس لیے اپنا غصہ اپنے اندر دبا کر چت لیٹا رہا۔ اگلی صبح زمروش پورے جوش و خروش سے اپنے گھر پہنچی۔ پہلے اماں بابا سے ملی اور پھر ارباز سے مل کر منگنی کی مبارکباد پیش کی۔ تیرا داماد جس سے کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ کل تیرے بابا سے بھی نہیں ملے اور ابھی بھی ساتھ نہیں آئے؟ اماں فوراً سے گلا کر بیٹھی۔ وہ اماں کے سوال پر متذبذب ہوگی، ایک دم دل گرفتہ ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل وہ ذرا شرمیلے مزاج کے ہیں، کسی سے جلدی گھلتے ملتے نہیں۔ شادی کے دن آئیں گے نا؟ اس نے جھوٹ بول کر معاملہ سنبھالنے کی کوشش کی۔ آخری فکرہ کہتے ہوئے وہ خود بھی غمزدہ ہو گئی تھی۔ اسے خود بھی یقین نہیں تھا کہ مہابیر آئے گا یا نہیں۔ ساس سسر سے کیسا شرمانا؟ اماں نے ہوں کرتے ہوئے رخ پھیرا۔ زمروش کا منہ اترتا دیکھ کر وہ مزاج اچھا بناتے اس کو ارباز کے کمرے میں لے آئی اور شادی کی تیاریوں کے متعلق گفتگو کرنے لگی۔ شادی کے دن طلوع آفتاب کے ساتھ ہی گھر میں جوش و خروش شروع ہو گیا۔ زمروش ہر رسم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ محلے کی عورتیں اور اس کی سہیلیاں اسے سراہے بغیر نہ رہ سکیں۔ آخر کو وہ حویلی کی بڑی بہو تھی۔ اتنا بدلاؤ اور تفریق تو بنتا ہی تھا۔ اختر صاحب نے گھر کے ساتھ ساتھ محلے میں بھی ٹینٹ لگوا کر مہمانوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کروائیں۔ ہلکے آسمانی رنگ کے دھاگے اور شیشے سے بنے ہاتھ کے کام والے روایتی بلوچی ڈریس میں زمروش محفل کا مرکز بنی رہی۔ وہ مہمانوں کے استقبال میں لگی تھی جب اماں بیگم کے آنے کا شور بلند ہوا۔ زمروش خوشی سے چہک اٹھی اور بھاگتے ہوئے گیٹ پر آئی کہ ٹھٹکی۔ اماں بیگم کے ہمراہ مہابیر سفید قمیض شلوار پہنے، بالوں کو ہاف پونی کیے، مہنگے بوٹ، مہنگی گھڑی پہنے ہوئے شان سے چلتے اسے سمت آ رہا تھا۔ جہاں زمروش اسے دیکھ کر شوق ہو گئی تھی، وہیں اتنے دنوں بعد اسے یوں سجے سفرے دیکھ کر مہابیر بھی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زمروش کے لیے شادی کی چکا چوند دوگنی ہو گئی تھی۔ اماں بیگم سے مل کر وہ مہابیر کو بازو سے تھامے اپنی فیملی کے پاس لے آئے۔ مہابیر خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا، نظریں جھکائے سر کو خم دیتے سب سے ملنے لگا۔ یہ نیا احساس تھا جو وہ تجربہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنے لوگوں سے کیوں نہیں ملا تھا۔ اپنا آٹزم قابو رکھنے وہ زمروش کا آنچل پکڑے مروڑتا رہا، مگر زمروش کے والدین کی اس کی جانی محبت اور خوش اخلاقی اس کے اندر کے خوف کو کم کرنے میں کارآمد رہے، اس لیے وہ اس کی دماغی کیفیت سمجھ نہ سکے۔ بہت خوشی ہوئی آپ آئے، بہت اچھا لگا، تھینک یو مہابیر۔ زمروش اسے برآمدے کی کونے میں لے جا کر مشکور ہوئی۔ اماں بیگم نے کہا، بیوی کی فیملی اپنی فیملی ہوتی ہے، خوشی غم میں شریک ہونا چاہیے۔ مہابیر نے چونکہ تو اماں بیگم کی نصیحت دہرائی۔ زمروش خوشی سے سرشار ہوتے سر اس بات میں ہلاتے اس کے ہاتھ تھامے رہی۔ مہابیر نے آج اس کے حصار سے دور جانے یا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ 4 دن کی دوری اسے اپنے دل میں زمروش کی اہمیت سمجھا چکی تھی۔ اس کی ویران زندگی میں وہ خوشی کا پروانہ بن کر آئی تھی، وہ پروانہ جس کے ہونے سے اس کی زندگی کا شمع روشن ہوا تھا، مگر یہی روشنی کب تک رہنی تھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔